आप मानेंगे नहीं, आज से लगभग 20-25 साल पहले, और मैं 98-99 की बात कर रहा हूँ, और उस समय भी पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल जो अर्थव्यवस्था का हाल था बहुत ही बदहाल था। जब वैली में प्रेशर पड़ा 90s में, तो इस पूरी डिवीजन को उठा के कश्मीर लेके आए, जो कुपवाड़ा में आज भी है। पीछे वैक्यूम हो गया, तो जहाँ पे 25-26 हज़ार ट्रुप्स थे, वहाँ बचे 2,500 ट्रुप्स। उसका रिजल्ट हमने 5-6 साल के बाद कारगिल के इंट्रूजन में देखा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नेशन नहीं है, एक एंटी नेशन। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन इनटू द इंटरनेशनल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने वाली एक घटना। हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ देवबंद भी है, हमारे यहाँ कोई उलेमाओं मौलवियों की कमी नहीं है, बट इंटरनेट पे जो डेटा कंजम्पशन होता है जिन मौलवियों का, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है। तो फिर पाकिस्तानी उलूमा ने कहा ये तो बड़ी खतरनाक की बात है। उन्होंने कहा नहीं, जिहाद सिर्फ स्टेट डिक्लेयर कर सकता है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा हम स्टेट हैं। उन्होंने अपना एक अमीर डिक्लेयर कर दिया, उसने अपने प्रोविंसेस, कैन यू इमेजिन, टीटीपी के 11 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग 2 इन पंजाब। वो कहते हम तो स्टेट हैं। यू फील दैट यू आर अबंडन। उदाहरण के तौर पे मैं इतना ही कहूंगा कि डांगरी में जब 6 लोगों को रिसेंटली मारा, वहाँ पे वो कोई बहुत बड़ा डेमोग्राफिकली हिंदू पॉकेट नहीं था, कुछ हिंदू वहाँ पे रह रहे थे। तो हमने क्या किया? वी हैव क्रिएटेड अ सर्टेन स्टीरियोटाइप, नंबर 1, व्हिच हैज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट एज फार एज कम्युनल रिलेशंस आर कंसर्न। दूसरी चीज हमने क्या की है कि हमने आज तक कश्मीर के टेररिज्म को इस्लामिक टेररिज्म बोलने से शर्म आती है। पूंछ मरोड़ी जा सकती है, लेकिन फिर वो सर का पॉइंट आता है कि एक मुस्लिम वीटो है हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर। जैसे ही आप उस मरोड़ने की बात करते हो, तो उसको फिर एक फिर सॉकाइसिस क्रिएट करके कि नहीं नहीं, ये करने से ये हो जाएगा। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. वेलकम एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। इस राउंड टेबल में हम डिस्कस करेंगे द पाकिस्तान प्रॉब्लम, और ये हमारा कुछ 50 मिनट का ये डिस्कशन होगा। और जिन लोगों के कोई भी सवाल है वो एक पेपर पे लिख करके वो यहाँ पे साइड में दे सकते हैं। द बेस्ट क्वेश्चन विच विल बी जज्ड बाय तिलक देवाशीर सर विल बी गेटिंग दिस बुक, द इलास्टिक वॉर। और इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले सबको इंट्रोड्यूस कर दूं मैं। ऑन माय राइट तिलक देवाशीर सर बैठे हुए हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अभी सर्विंग मेंबर हैं। ऑन माय लेफ्ट सुशांत सरीन जी, सीनियर फेलो एट ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन and a leading geopolitical analyst, like one of the best that we have got. And on his left, Colonel Ajay Raina, former soldier of the Indian Army, and he has served in Jammu and Kashmir and has dealt with Pakistan firsthand. So he'll also be contributing his thoughts in this today's discussion. और मेरे राइट साइड में बैठे अजय चुरुंगू जी, डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पॉपुलेशन के लिए बहुत सारा काम किया है, और पाकिस्तान का जो एक रेडिकल इस्लामिक जो जिहाद भारत के खिलाफ छेड़ा गया और जो एक वॉर छेड़ी गई, उससे खुद सफ़र किया, और बहुत सारे जो लोग जिन्होंने सफ़र किया उनके लिए बहुत सारा काम किया इन्होंने 20-25 सालों तक। तो उनसे उनका भी एक्सपीरियंस पूछेंगे। सर, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, द पाकिस्तान प्रॉब्लम, आपके ओपनिंग रिमार्क्स कि व्हाट इज़ द पाकिस्तान प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। धन्यवाद वैभव, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जहाँ तक मेरी सोच है, 3 तरह के प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान से जो भारत को फेस करते हैं। एक तो है डायरेक्ट, सबको पता है, टेररिज्म है, ड्रग्स हैं, फेक करेंसी है, न्यूक्लियर इशू है। दिस इज द डायरेक्ट, सबको पता है इनके बारे में। इससे बढ़कर नेक्स्ट लेवल पर जो थ्रेट है हमें, वो आइडियोलॉजिकल है, और 2 किस्म का। एक तो है द थ्रेट ऑफ फेक नैरेटिव्स ऑन सोशल मीडिया। तो उनका सोशल मीडिया बहुत ही स्ट्रांग है। एक वक्त पे जो आरबी का जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ISPR, बहुत स्ट्रांग थी, और अभी भी जो फेक नैरेटिव्स हिंदुस्तान के खिलाफ वहाँ से आते हैं, वो डेंजर है। और दूसरा है ऑफ आइडियाज़, ये जो इस्लामाइजेशन है, रेडिकलाइजेशन है, और जो आइडियाज़ प्रोपेगेट कर रहे हैं, उससे जो इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उस पर कई
तरह से प्रभावित होती है, बिकॉज दिस व्हाट्स कॉल्ड लोन वुल्फ्स. अब सब कुछ इंटरनेट पर है. सो दैट्स अ सेकंड काइंड ऑफ थ्रेट दैट वी फेस फ्रॉम पाकिस्तान. और थर्ड, जिस पे मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. जो खतरा पाकिस्तान को पाकिस्तान से है और उसका फॉल आउट हिंदुस्तान पर क्या होगा. मसलन मैंने अपनी पहली किताब में एक फ्रेज कॉइन किया था. सॉरी, एक फ्रेज एक्रोनिम मैंने कॉइन किया था, वीप. वाटर, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन. इन सब नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम. और उसमें जो इम्प्लोजन होती है और ये होएगी पाकिस्तान में, उसका फॉल आउट जो इंडिया पे होगा, तो मुझे लगता है उसका भी हमें बहुत थ्रेट है. तो मुझे लगता है ये 3 थ्रेट्स इंडिया को प्रॉब्लम्स फ्रॉम पाकिस्तान है. सुशांत जी, अ, इन्होंने जो आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम्स, और इंडिया में एक ये वरी रहती है कि व्हाट इफ पाकिस्तान कोलैप्सेस, तो या पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो गया या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्रम्बल कर गई, तो उसका जो फॉल आउट होगा, लोग ईरान तो जाएंगे नहीं, अफगानिस्तान तो जाएंगे नहीं, आएंगे तो इंडिया ही आएंगे. तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? दिस इज अ जेन्युइन कंसर्न ऑल्सो. एंड डू यू सी कि मतलब that is a possibility which can happen and which might happen, and once it happens, what do we do? जो तिलक साहब बोल रहे हैं उसी में मैं थोड़ा सा पहले बिफोर कमिंग टू योर क्वेश्चन एक चीज़ ऐड करूँगा. इंडियाज़ बिगेस्ट पाकिस्तान प्रॉब्लम इज़ कि इंडिया समझा ही नहीं है पाकिस्तान की प्रॉब्लम है क्या भारत के लिए. जो पाकिस्तान के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं वो तो तिलक साहब ने बता दिया आपको. लेकिन जो भारत की पाकिस्तान की प्रॉब्लम, वो सबसे बड़ी ये है कि वी हैवंट बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पाकिस्तान इज़ एंड what we need to do about it. तो एक तो ये बहुत बड़ी मेरे दिमाग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज हमने हरदम देखते हैं कि जो भी नई सरकार आती है वो पहले ये समझती है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर पाएंगे, फिर थोड़े से जूते पड़ते हैं तो फिर थोड़ी सी अकल आती है, तब तक वो सत्ता से बाहर चले जाते हैं. तो ये एक हमारी प्रॉब्लम रही है, एक टेंडेंसी है हमारे अंदर. लेकिन जो वैभव आपने सवाल पूछा है ना, दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम. लेकिन प्रॉब्लम अगेन जो मैं पहला पॉइंट किया, ये उसी के साथ रिलेट होती है. आप मानेंगे नहीं, आज से लगभग 20-25 साल पहले, और मैं 98-99 की बात कर रहा हूँ, और उस समय भी पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल जो अर्थव्यवस्था का हाल था बहुत ही बदहाल था. और उस समय भी बहुत सारी प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर आ रही थी. और मैं जब कुछ सर्कल्स में ये बात करता था कि अगर ये वाली सिचुएशन उभर करके आई तो हम क्या करेंगे, और मुझे बहुत वरिष्ठ अधिकारी उस समय भी यही कहते थे और शायद आज भी यही कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होगा, वो भारत क्यों आएंगे, वो कहीं और जाएंगे. अब वो ये कहते थे वो अफगानिस्तान जाएंगे, वो ईरान जाएंगे, और मैं ये कहता था कि यार हु विल जंप फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, कोई पागल थोड़ी है. नंबर 1. नंबर 2, अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखी है तो सारे पॉपुलेशन सेंटर्स भारत के बॉर्डर के साथ हैं. जो उनके लिंक्स बनते हैं एक कल्चरली, अगर आप बोल लें, लिंग्विस्टिकली बोल लें, तो वो भारत के साथ बनते हैं. वो वहाँ पर नहीं बनते ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ. अफगानिस्तान के साथ शायद एक प्रांत के बनते हैं, लेकिन बाकी जो 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 मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनके बनते नहीं है. तो अगर वो पलायन हुआ तो भारत की तरफ आएगा. आप क्या करेंगे? आपकी फॉल बैक पोजीशन क्या है? आप पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, आप रिफ्यूजी कैंप बनाएंगे, आप रिफ्यूजी कैंप्स को कब तक टॉलरेट करेंगे? आप ये देखें कि आपके पंजाब के अंदर जहाँ पर 47 में इतना नरसंहार हुआ था, वहाँ पर क्या एटीट्यूड है पाकिस्तान को लेकर के? ये अभी भी, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि हम तो इतनी बेवकूफ़ कौम है कि हम अभी भी ये सोचते हैं ओ साडा लाहौर, साडा लाहौर. वो साडा लाहौर तो आपसे छीन लिया गया, अब साडा अमृतसर ही रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी. तो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ थ्रेट दैट विल कम टू अस अगर एक पॉपुलेशन क्राइसिस या एक पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट पाकिस्तान से हुआ और भारत की तरफ आया. और मुझे नहीं पता, अब आई डोंट थिंक देवेश्वर साहब ये पब्लिकली बताएंगे. पब्लिकली तो ये कुछ भी नहीं बताते हमारे को, लेकिन आई एम जस्ट वंडरिंग वेदर भारत सरकार के अंदर
कोई ये सोच है कि अगर इस तरीके की कंडीशंस हुई तो हमारी फॉल बैक पोजीशंस क्या है? सो आई थिंक आवर फॉल बैक पोजीशन इज कि हम शुतुरमुर्ग की तरह हमने रेत के अंदर अपना सर दे दिया है और हम समझते हैं कि ये जो तूफान आने वाला है और जो आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जो सारी चीज़ें तिलक साहब ने बताई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका कोई निवारण पाकिस्तान में या तो कोई सोच रहा है या उसके ऊपर कुछ कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और एक ज़माना और एक टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पर वो प्रॉब्लम्स फटेंगी, और जब वो फटेंगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होगा, जिसमें से एक इम्पैक्ट वो होगा जो वैभव आप बोल रहे हैं। और उस समय हम क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसके बारे में सोचा है या इसके बारे में कोई प्लान प्रिपेयर किया है। तो दैट्स द वर्स्ट थिंग। थैंक यू सर। कर्नल साहब, यू हैव सर्व्ड इन द आर्मी। इंडियन आर्मी भारत की इंश्योरेंस स्कीम है। like we are safe and we are secured because of the army and other armed forces, air force and navy. आप हमने अभी रिसेंटली देखा है कि द टेररिस्ट अटैक्स हैव इंक्रीज्ड इन द हिंटरलैंड, और जम्मू में हमने देखा है एक नया फ्रंट खोल दिया उन्होंने। पहले तो वैली में कुछ होता था, अब जम्मू में कर रहे हैं। टारगेट किलिंग्स भी हमने देखा है कि वैली में होती थी, अब जम्मू में भी हो रही हैं, और मेजर अटैक्स भी हुए। So how do you think, what kind of a challenge is this for the army? Because जम्मू की टेरिटरी, जम्मू का टेरेन जिस तरह का है और वैली जिस तरह की है, what's the difference operating between these two places? कि आप जम्मू में ऑपरेट करते हैं तो क्या challenges हैं, वैली में करते हैं तो क्या है? हमारा फोकस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन इन द वैली। तो ये जो जम्मू का फ्रंट है, तो क्या हमें एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट्स की ज़रूरत है वहाँ पे? ये जो चैलेंज नया आया है, बिकॉज वैली में क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम फौजें अपनी नफरी कम करें और वहाँ से कम करके इधर भेज दें? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? नमस्कार एवरीबडी। वैभव विद आई टेक लिबर्टी, दोनों मेरे रिस्पेक्टेड फेलोज विद ड्यू रिगार्ड्स, मेरा एक थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है अबाउट पाकिस्तानी पॉपुलेशन कमिंग इन। पाकिस्तान का इम्प्लोजन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी व्हाट हैपेंड इन सीरिया। अगर बलोच ये कहते हैं कि हमें बलूचिस्तान चाहिए, पश्तून्स कहते हैं हमें अफगानिस्तान की तरफ जाना है, और सिंधीज हैव देयर ओन इश्यूज। वाटर रनिंग आउट ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी। वाटर का मिसमैनेजमेंट है, दैट ऑफ कोर्स अफेक्ट्स। तो आज अगर बचा पंजाब, सी आई डोंट एक्सपेक्ट बलोच टू कम रनिंग टू इंडिया। दे हैव सीन द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, दे हैव बीन फेंडिंग फॉर देमसेल्व्स, दे विल कीप फेंडिंग, दे विल बी हैप्पी इफ समबडी हेल्प्स देम अचीव बलूचिस्तान। या सॉरी, ओके। तो मेरा ये मानना है कि ये कहना तो बेवकूफ़ी होगी कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये भी अगर हम ये मान के चलेंगे हमने इसके बारे में सोचा नहीं है और इसकी तैयारी नहीं है, तो उसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है। आई लीव इट दिस। ओके, अभी आपका जो दूसरा क्वेश्चन, देखिए वैली फ्लैट है टोटली, कश्मीर वैली, और जम्मू का इलाका जो पीर पंजाल का साउथ है वो काफ़ी हिली है और टफ़ है, और उसमें टफनेस चैलेंज इसलिए भी बढ़ गए हैं कि जो डेवलपमेंट वैली में होती रही, जो इन्वेस्टमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रोड्स बनी, लेटर्स बनी, वो जम्मू में कभी नहीं बनी। अगर आप पुंछ, मतलब कितनी मज़े की बात है कि एक पीर पंजाल पहाड़ है, उसके इस तरफ स्वर्ग है और इस तरफ हमारा इलाका है रजौरी पुंछ का, जिसको आप लिटरली कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड है, मोस्ट अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ आवर स्टेट। तो अब जब आप देखते हैं कि एम्बुश हो गया आर्मी की गाड़ी के ऊपर, उसके ऊपर लोग कहते हैं बुलेट प्रूफ नहीं था। अभी अगर किसी को आटा और राशन 3 टन लेके जाना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं लेके जा सकता। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ व्हीकल गोज डाउन जब आप उसको बुलेट प्रूफ करते हैं, और कितनी बड़ी गाड़ी को कितना करेंगे। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि लेटर्स नहीं बने। तो फौज के पास क्या है कि एक ही रास्ता है, उसी से जाना है, उसी से आना है। अब जो टेररिस्ट बैठा है उसको एक वो मोमेंट चाहिए हफ्ते में, 10 दिन में, जिस दिन उसको पता है। हम क्या करते हैं, आज कॉन्वे 6 बजे भेज दो, कल 8 बजे भेज दो, स्टैगर करो, सरप्राइज़। पर जब रूट ही एक है, रास्ता ही एक है, और राशन पानी, चिट्ठियाँ, सब कुछ आना है, मेडिकल एमरजेंसी, तो आप एक ईजी टारगेट बन जाते हो। सो दिस इज़ चैलेंज इन जम्मू इज़ टोटली डिफरेंट। और हाइडआउट्स इतनी ज़्यादा हैं, और केव्स, नेचुरल केव्स फिर पंजाब में, मैं तो उस इलाके का रहने वाला हूँ, कि हम जब कई बार अपने जानवर ढूंढने जाते हैं, मेरा घर एलसी से 6 किलोमीटर दूर है, तो हमें मेरे जो दादाजी हैं और जो मेरे फादर हैं वो कहते अच्छा ये केव भी यहाँ पे है, दे आर केव्स विच आर नोन टू अस। तो उसको हम बाहर की एक फौजी आएगा, उसको ढूंढेगा, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। लेकिन मेजर इशू क्या है जो आपने कहा कि फोर्सेस यहाँ से निकालें, देखिए हिस्ट्री हमें सबक सिखाती है, हम सबक सीखते नहीं हैं, जो सुशांत सर भी कहते रहते हैं। जो पाकिस्तान ने हमारे साथ 90s में किया, उस टाइम लद्दाख में क्या था, 2 डिवीज़न थी,
3 डिवीज़न थी जो ईस्टर्न लद्दाख को देखती थी, और एक 28 डिवीज़न थी जो पूरा एलसी को देखती थी, एलएसी एंड एलसी, और बीच में सियाचिन में एक ब्रिगेड थी। जब वैली में प्रेशर बढ़ा 90s में, तो इस पूरी डिवीज़न को उठा के कश्मीर लेके आए, जो कुपवाड़ा में आज भी है। पीछे वैक्यूम हो गया, तो जहाँ पे 25-26 हज़ार ट्रुप्स थे, वहाँ बचे 2,500 ट्रुप्स। उसका रिजल्ट हमने 5-6 साल के बाद कारगिल के इंट्रूजन में देखा। ठीक है, वही चीज़ अभी हुई। जब 2019 हुआ और 370 टूटा, 35 से गया, जो भी हुआ, तो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहा था उसका बड़ा भाई, पाकिस्तान तो हीरा मंडी है, जो मैं बोलता हूँ, तो हीरा मंडी का जो सबसे बड़ा शाहूकार था चाइना, उसको जो उम्मीद थी कि कुछ होगा। हुआ क्या कि इमरान खान ने एक ट्वीट किया और उसके बोला भाई ट्रेड बंद, ये वॉटेवर, तो उन्होंने गलवान किया। उसका रीज़न ये था कि कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा ग्रिड स्ट्रांग था, जम्मू में भी रजौरी पुंछ में 2 डिवीजन्स प्लस हैं, बहुत अच्छा ग्रिड है वहाँ पे। जैसे गलवान हुआ, और आप ये भी मान के चलिए कि चाइनीज़ कुछ भी कर रहे हैं, चाइनीज़ लड़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि जहाँ पे लड़ते हैं उनको मार काफ़ी ठीक पड़ी है हर जगह, चाहे बितराम है कुछ भी। वो हुआ तो हमारा रिएक्शन क्या हुआ, जो हमने कारगिल में किया था, हमने जम्मू के एरिया से फ़ौज उठाई और हमने उसको डाल दिया लद्दाख में, क्योंकि मिरर डिप्लॉयमेंट करनी थी। पीछे वैक्यूम हो गया। 2020 में वैक्यूम क्रिएट हुआ, उनको 1-1.5 साल मिला अपनी जड़ें दोबारा करने के लिए। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कश्मीर में जब बाहर से आता है, अभी सर बैठे हैं सामने, कश्मीरी नॉन कश्मीरी को पहचान लेगा। अब जो मर्जी दाढ़ी रख लो, जो कश्मीरी बोलते हैं तो पहचाने जाते हैं। जम्मू बेल्ट में प्रॉब्लम क्या है कि एलसी को सिर्फ पीओजे के है, जिसकी डेमोग्राफी, जिसकी लैंग्वेज, जिसका मैनरिज्म सेम है। मेरा गांव उधर है, तो हम वही उसी पॉपुलेशन के हिस्से हैं, जिनका उठना बैठना, खाना पीना, लैंग्वेज, ऑल यू नीड इज़ कि 3 बंदे इधर आ जाएं और मर्ज हो जाते हैं पॉपुलेशन में। देन दे नीड 1 or 2 गाइज टू गाइड देम। तो ये जो वैक्यूम ने क्रिएट किया था और विजय करवाया, कारगिल करवाया, बेवकूफ़ी हुई ना, हम बंदे बनवाए, यही हमने यहाँ भी किया। और दिस इज रीज़न कि एक वैक्यूम के अंदर उनको 6 से 8 महीने के अंदर उन्होंने 2021 के एंड में अटैक करने शुरू कर दिए और अभी पीक पे चले गए। अभी तो ऑफ कोर्स लाइक यू सेड काफ़ी फोर्स आ गई है। इलेक्शंस, हमें तो लगा कि ये फोर्स आई थी कि सबको संभालने के लिए, बीच में इलेक्शंस आ गए, विच अलग डिफरेंस ओपिनियन है अपनी। सो नाउ थिंग्स आर कंफर्टेबल, बट वी कांट से कि अटैक्स नहीं होंगे। कश्मीर वैली के अंदर 25 से 30 हज़ार हथियार घरों के अंदर, ज़मीनों के अंदर, दीवारों के अंदर छुपे पड़े हैं। आप एक कश्मीरी हो, लोकल हो, किस लेना देना नहीं है। टेररिस्ट आता है, 4 राइफलें छोड़ के जाता है, मैं कल आऊँगा, और कल वो बाहर निकला ठुक जाता है। 4 राइफल आगे उस पड़ गई, क्या करोगे आप कॉमन सिटीजन? आप उनको ज़मीनों में दबाते, कईयों ने जानबूझ के दबाए। 25 से 30 हज़ार वेपन जिस जगह पे हों, तो आपको सिर्फ एक उल्टे दिमाग वाला बंदा, जो सर ने कहा कि आइडियोलॉजिकली जो एक लोन वुल्फ चाहिए, जो उस हथियार को उठाएगा, एक वल्नरेबल टारगेट को देखेगा और एक कियास क्रिएट करेगा। तो ये वाला हम अभी और देखने वाले हैं, टारगेटेड किलिंग होगी। अजय जी, आपने सफ़र किया है, हमारा कश्मीर का ओपिनियन दूसरा हो सकता है, तिलक सर का दूसरा हो सकता है, सुशांत जी का दूसरा हो सकता है। यू हैव सफ़र्ड फर्स्ट हैंड जो आपके यहाँ जो नरसंहार हुआ एक पूरी आबादी का, और धर्म के आधार पे हुआ। आप एथनिकली सेम है, सेम ज़ुबान बोलते हैं, सेम आपका खाना पीना, कपड़ा, सब कुछ सेम है। उसके बाद भी जनसंहार हुआ आपका, आपकी पूरी कम्युनिटी का। व्हाट्स आपके नज़रिए से पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमारे नज़रिए से पाकिस्तान की प्रॉब्लम दूसरी हो सकती है, आपके नज़रिए से क्या है? कि जो ओपनिंग में सुशांत जी ने कहा कि पाकिस्तान एज एन एंटिटी, इंडियन स्टेट की स्ट्रेटजिक फ्रेटर्निटी और इंडियन स्टेट का पॉलिटिकल क्लास वो समझ नहीं पाया। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती 47 से अब तक जो हुई है, हम पाकिस्तान को एक नेशन के रूप में डील करते रहे। उसके कारण जो भी सारी रिलेशन है, चाहे वो फॉरेन रिलेशन है, डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारा एंगेजमेंट है, या इंटर जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ, उसको हम डील करते रहे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नेशन नहीं है, एक एंटी नेशन है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन इनटू द इंटरनेशनल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने वाली एक घटना थी। जिन लोगों ने ये किया वो समझ रहे थे कि जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर वो डेवलप कर रहे हैं, कि पाकिस्तान उसी के विरुद्ध कंसिस्टेंटली इवॉल्व होता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आइडिया का डायरेक्शन नए मदीना वाला डायरेक्शन था। और नए मदीना का जो बेसिक इंपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए है, नया मदीना पाकिस्तान को एक फ्रंटलाइन मुस्लिम स्टेट के रूप में देखता था,
जो अपने आप को एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट समझता था फॉर द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द मुस्लिम पावर। अच्छा, अब चूंकि हम पाकिस्तान के करेक्टर को हम समझ नहीं पाए, यहाँ पे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एक प्रॉब्लम हो गई। हमारे सामने कंसिस्टेंटली पाकिस्तान का जो डेमोग्राफिक नेचर है उसको देख के ये लगा कि अगर पाकिस्तान स्टेबलाइज होता है और ये कॉन्टिनम ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन एक नेशन में रहने लगे तो शायद मुस्लिम कम्युनलिज्म या मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की अपील कम हो जाएगी और नेशन के रूप में इवॉल्व होके हमारे साथ नॉर्मल नेशन के रूप में वो डील भी करेंगे और हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के साथ कोई एक रिलेशनशिप बना पाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो एक अजीब सी परिस्थिति रही कि जब पाकिस्तानी स्टेट का, नेशन स्टेट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ इस्लाम था, इंडियाज डिस्ट्रक्शन था, हमारा स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना था। ये परिस्थिति अभी भी चल रही है। दूसरी परिस्थिति है कि जितनी जितनी रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन हो गई उतना ये डर बढ़ता गया कि अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया तो ये सारा पॉपुलेशन मास इसको हमको विथस्टैंड करना है और उसको कमेंसरेट इंडियन पॉलिटी में एक ओपिनियन बनाना, एक कॉन्शियसनेस बनाना कि भाई अब फर्दर ये नहीं हो पाएगा। 3 मिलियन या कुछ लोग बोलते हैं 1 से 3 मिलियन तक जो लोग मारे गए पार्टीशन के बाद, उसके बाद हम पाकिस्तान चला गया। अब उसके बाद ये बाउंड्री जो हमारी पाकिस्तान के साथ है इसको हम किसी भी प्राइस पे डिफेंड करेंगे। ये बात है कि किसी भी प्राइस पे डिफेंड करना, इसके बारे में मुझे लगता है एटलीस्ट एट द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इसके बारे में दुलमुल अप्रोच है। ये बात कहना ही कि हम क्या करें, ये आर्गुमेंट चाइना में नहीं है, ये आर्गुमेंट जो पाकिस्तान के साथ ये ईरान में नहीं है कि वो यहाँ से लोग आएंगे और पाकिस्तानी यहाँ पे बसेंगे। ये आर्गुमेंट इंडिया में क्यों है? क्योंकि हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया कि कम वॉट में। अब पाकिस्तान के लोग अगर वहाँ पे कोलैप्स होता है, वी विल नॉट अलाउ दिस विल नॉट बी अ स्पेस फॉर देम टू कम। चूंकि हम इस बेसिक पॉइंट पे आगे नहीं चल रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम आ रही है कि हम एक सिचुएशन को, एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं। अब देख लीजिए, अगर पाकिस्तान एक स्टेट है, एक फ्रंटलाइन स्टेट है जो अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है और हमारी पॉलिसी है कि किसी तरीके से पाकिस्तान स्टेबलाइज हो जाए, तो हम पाकिस्तान के नेचुरल एवोल्यूशन कि वहाँ की इथनिक आइडेंटिटीज़, वहाँ के इथनिक सब नेशनल एंटिटीज उभर के आएँ ताकि शायद इस्लाम के रेडिकल फॉर्म को वो कंटेस्ट कर पाएँ, हम उन सारी मूवमेंट्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैं तो समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा टाइम था। अगर पाकिस्तान कंसिस्टेंटली बोलता है कि हम डिप्लोमेटिक और ये सपोर्ट इंडिया को करते हैं, हमारे को कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन सी नई घटना घटेगी अगर हम ये कहेंगे कि हम बलूचिस्तान की नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं? ये कौन सा कंपल्शन है और इसका स्ट्रेटजिक आउटलुक क्या है? मुझे लगता है कि ये बात है, ये बात इसलिए नहीं है कि मैंने कोई बड़ी इंजीनियस बात की, स्ट्रेटजिक इंजीन जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इंडिया में एक मुस्लिम वीटो है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। कोई भी बात जो बेसिकली पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल रोल को कर्टेल करता है, अंडरमाइन करता है, वो बात हमारी फॉरेन पॉलिसी में नहीं आनी चाहिए और वो बात हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी में नहीं आनी चाहिए। ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। अब रही बात, देखिए इस बात को समझना चाहिए हम सब लोगों को, और मैं जितनी भी मेरी ताकत थी कोशिश की कि जिन भी स्ट्रेटजिक गलियारों में हम बात करें, हम उनको कहें अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में पूरा सपोर्ट ख़त्म भी कर दे और अगर हम उसको रोकने के लिए कामयाब भी हो जाएं, सेपरेटिज्म, मुस्लिम सेपरेटिज्म ख़त्म नहीं होगा। अब मैं इस बात को इसलिए भी ये कह रहा हूँ आपके सामने, दैट डज नॉट मीन दैट आई ग्लिटल द रोल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान कैटलिस्ट भी है, पाकिस्तान इसको इरिगेट भी करता है और पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैं उस बात को कहीं पे अंडरमाइन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ कि एक बड़ी रियलिटी जो भारत का पॉलिटिकल का ख़ास तौर से जो स्ट्रेटजिकली ओरिएंटेड लोग हैं जो नहीं समझते हैं, वो ये है कि इस ज़माने में पिछले 30-40 साल से एक ट्रांसफॉर्मेशन पान इस्लामिक मूवमेंट्स में आ गया और जिसका इम्पैक्ट बिल्कुल ज़बरदस्त उससे पहले ही कश्मीर में था। वो ये था कि पान इस्लामिक मूवमेंट्स ने डेमोक्रेटिक स्पेसेस को अंदर घुस के कब्ज़ा करने की प्रोसेस शुरू की और कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंदर से इस्तेमाल करके
भारत की ही धरती पे एक सेकुलर इंडिया की टेरिटरी पे एक मुस्लिम स्टेट का निर्माण करने का कार्य उसको सेपरेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडिया में रिकॉग्निशन था एक सेकुलर बेशन ऑफ इंडिया। हम किस तरह से इस कंट्रडिक्शन, हम उन्हीं फोर्सेस को, जिस तरह से पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में इन्वेस्ट करना पाकिस्तान इंडिया की इंस्टेबिलिटी को नरिश करना है, उसी तरह से कश्मीर घाटी में हाफ वे सेपरेटिज्म को नरिश करना और मुस्लिम कम्युनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एम्पावर करना, ये एंटीथीसिस था इंडिया का। लेकिन हमने इसको एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव के रूप में किया, तो उसके कारण क्या हुआ, इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर भी रहा पान इस्लामिक फोर्सेस को, और पाकिस्तान का सपोर्ट भी रहा। और उसमें मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस वक्त कम से कम पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और पान इस्लामिक फोर्सेस का जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया को लेके और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर को लेके, वो टेरिटोरियल प्राइमरीली नहीं है, टेरिटोरियल सेकेंडरी है, वो डेमोग्राफिक है। वो डेमोग्राफिक डिस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, वो डेमोग्राफिक एक्सपेंशंस कर रहे हैं, वो डेमोग्राफिक डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं। और इस सारी प्रक्रिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, वो पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे बाय इम्प्लीकेशन इफ नॉट बाय डिज़ाइन नेशनलिस्ट फोर्सेस के लिए, इवन उन मुसलमानों के लिए भी जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया कैंसिल हो जाता है। दैट्स अ कैंसिलिंग ऑफ स्टेट विच हैपन्स एंड यू फील दैट यू आर अबंडन्ड। उदाहरण के तौर पे मैं इतना ही कहूँगा कि डांगरी में जब 6 लोगों को रिसेंटली मारा वहाँ पे, वो कोई बहुत बड़ा डेमोग्राफिकली हिंदू पॉकेट नहीं था, कुछ हिंदू वहाँ पे रह रहे थे, और हमारे होम मिनिस्टर ने बड़ी मेहरबानी करके ये कहा कि मैं जाऊँगा उनको देखने के लिए, और फिर वहाँ पे जाके कहा आप वेदर ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। कैंसिलिंग ऑफ द स्टेट, जहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स पे हिंदू बैठे हैं, उन हिंदुओं को क्या फेस करना पड़ता है। और दूसरे साइड से थ्रस्ट है कि ऐसे डेमोग्राफिक पॉकेट्स को रोड करो, डिसइंटीग्रेट करवाओ, और दूसरे साइड से स्टेट की जब कमिटमेंट होती है कि वो समझते ही नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में नेशनलिस्ट के लिए, हिंदुओं के लिए, मैं कह रहा हूँ कि उन मुसलमानों के लिए भी जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए स्टेट कैंसल हो जाता है। ये बहुत बढ़िया बात नसरुल्लाह साले ने, पुराने वो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर अफगानिस्तान में रहे, उन्होंने कहा कि अर्बन वॉरफेयर का, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है, दे टारगेट द पॉपुलेशन सेगमेंट्स टू कैंसल द स्टेट फॉर देम। मुझे लगता है मोदी जी के पीरियड में जम्मू कश्मीर में जो पॉलिसीज़ चली हैं उसमें ये घटा नहीं, मुझको लगता है कि बढ़ा है। थैंक यू सर। आपने इंटरनेट की बात की। हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो हमारी जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ देवबंद भी हैं, हमारे यहाँ कोई उलेमाओं मौलवियों की कमी नहीं है, बट इंटरनेट पे जो डेटा कंजम्पशन होता है जिन मौलवियों का, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है। चाहे वो डॉक्टर इसरार अहमद हो, चाहे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो, चाहे वो मौलाना तारिक जमील हो, इस तरह के, तो मतलब वहाँ पे तो पूरी फ़ौज है। यहाँ का मुसलमान उनको ज़्यादा सुनता है, और हमारे यहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, जो हमारे की जो स्टेट है, वो डील करती है उन उलेमाओं, उन मौलवियों के साथ जिनके पास मदरसे तो हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन डज नॉट लिसन टू देम, स्पेशली द एजुकेटेड क्लास, जो कि आपको ट्विटर पे बहुत वोकल दिखती है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया में है, या जो पब्लिक लाइफ में है, पॉलिटिक्स में है, दे डोंट लिसन टू दीज मौलवीज, द मौलानाज, जिसको हम पैंडर करते हैं, जो इंडियन स्टेट पैंडर करती है जिनको, और जो आम मुसलमान है वो सुन रहा है डॉक्टर इसरार अहमद को और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को। सो हाउ डू वी टैकल दिस प्रॉब्लम, बिकॉज आप जो बोलते हैं वो उनको मानना नहीं है, दे डोंट लिसन टू इट, और जिनकी वो सुनते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उनके कंट्रोल में जो आप पारा वाले हैं। So how big a challenge is this, and how do you deal with this? It's a very good question, वैभव। कोई इसका इजी या सिंपल आंसर नहीं है। कोई सिंपल और इजी या वन लाइन आंसर नहीं है, और ना ही मैं अकेला कॉम्पिटेंट हूँ टू गिव एन आंसर टू दिस। दिस हैज टू बी अ वेल थॉट आउट ओवरऑल स्ट्रक्चर, दैट हाउ डू यू वीन अवे। नहीं, उसका सोल्यूशन ये है, आई मीन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इज दैट एक तो चीज़ हमें मान के चलनी पड़ेगी कि जो देवबंद आपने कहा, देवबंद इंडिया में है, अच्छा वही देवबंदी मदरसे जो पाकिस्तान में हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में, वहाँ के जो लोग ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन में उनको ISI ने AK-47 थमा दी तो गो एंड फाइट इन अफगानिस्तान, तो ये सब रेडिकलाइज्ड हैं।
इंडिया में एटलीस्ट अब तक जो टीचर्स हैं मदरसों में, देवबंदी मदरसों में, they have not gone to that extent. So that is one thing to be appreciated and strengthened. Second, उसका भी फॉल बैक, उसका भी जो पुश बैक आ रहा है पाकिस्तान में, वो ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब वो क्वेश्चन कर रही है पाकिस्तान उलेमाओं को कि आपने हमें जिहाद सिखाया, आपने हमें खुदकुश हमलावर के लिए बोला, हमने अफगानिस्तान में जाके लड़ाई की, वहाँ का जिहाद तो मुकम्मल हो गया, अब हम यहाँ पाकिस्तान में क्यों ना जिहाद करें? तो फिर पाकिस्तानी उलूमों ने कहा ये तो बड़ी ख़तरनाक की बात है। उन्होंने कहा नहीं, जिहाद सिर्फ स्टेट डिक्लेयर कर सकता है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा हम स्टेट हैं, उन्होंने अपना एक अमीर डिक्लेयर कर दिया, उसने अपने प्रोविंसेस, कैन यू इमेजिन, टीटीपी के 11 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग 2 इन पंजाब। वो कहते हैं हम तो स्टेट हैं, वी हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड आवर प्रोविंसेस, हमारे गवर्नर्स हैं, हमारे कमीशंस हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज हैं। एक मिनिस्ट्री टू अलॉट हाउसिंग, इस तरह की उन्होंने कहा हम तो पर पूरा स्टेट है। इसका जवाब पाकिस्तानी उलमा दे नहीं सके, तो इसका डेंजर इज ऑल्सो कमिंग ऑन पाकिस्तान। सो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, हाउ डू वी वीन अवे द इंडियन यूथ? This has to be a structured, well thought out program. Everybody has to put their heads together and to deal with the Muslim youth and the Muslim thinkers. कि भाई, why are they listening to Zakir Naik? Why are they listening to Tariq Jamil? And why are they listening to other people? And not to the Maulanas and people from India who are stressing on the positive aspect of Islam. सुशांत जी, द सेम क्वेश्चन, मतलब हमारे यहाँ पे ये इग्नोरेंस है स्टेट की कि हम इस चीज़ के डेंजर को रियलाइज़ नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हमने देखा भी है, जब सीए और एनआरसी के जब दंगे हो रहे थे इंडिया में, दिल्ली में दंगे हुए और अलग अलग शहरों में हुए, तो बहुत सारे प्रोपेगेंडा चैनल्स पे हम देख रहे थे जो आईएसपीआर रन करती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अलग अलग पेजेस पे। वहाँ पे इन उलेमाओं के, इन मौलवियों को का इस्तेमाल करके जो है वो प्रोपेगेंडा रन किया जा रहा था और उनसे फतवे दिलवाए जा रहे थे। और इवन जो कन्हैया लाल का यहीं राजस्थान में हम बैठे हैं, जो गर्दन काटी गई, जिन्होंने काटी, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इलियास कादरी। तो अब इलियास कादरी तो इंडियन नहीं है, अब वो उससे इन्फ्लुएंस है जिसने काटी, आपने उसको तो पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। उसके जैसे कितने हज़ारों लाखों वो वहाँ बैठ करके यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। So, I mean, does our state realize the seriousness of the issue? I think we do realize the seriousness of the issue. Seriousness का तो मेरे ख्याल realization है, लेकिन उसके बारे में करना क्या है उसकी क्लैरिटी नहीं है कि उसको कैसे हैंडल कैसे करना है। देखिए, एक उसमें प्रॉब्लम तो बड़ा सिंपल सा है, वो ये कि भारत में हमारा इस्लाम के साथ जो इंटरेक्शन है वो 1000 साल से ऊपर का है। और मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ, हमारे को वी हैव नो नॉलेज ऑफ इस्लाम इन इंडिया, ज़ीरो, वर्चुअली ज़ीरो। आजकल क्योंकि एक नए शेख आए हुए हैं टाउन में, शेख गूगल, तो थोड़ा बहुत लोगों को इस्लाम के बारे में पता लग गया है, लेकिन वो भी बहुत एक सरसरी सी नॉलेज है इस्लाम के बारे में एंड व्हाट एग्जैक्टली मोटिवेट्स पीपल। सो वन इज़ दैट प्रॉब्लम, वी हैवंट अंडरस्टूड। दूसरा, आप ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके जो टेलीविज़न डिबेट्स होते हैं, इट्स लाइक अ कॉक फाइट, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, और ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हम टेलीविज़न डिबेट्स में हम बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हम कभी पहले पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर के आते थे, अब वो डिस्कस होते हैं। लेकिन आप ये देखिए, आप किस तरीके के स्टीरियोटाइप्स वहाँ पर प्रमोट करते हैं। आपको मुस्लिम कम्युनिटी से जो सबसे दकियानूसी, सबसे बेवकूफ़, सबसे घटिया लेवल का जो आदमी होता है, आप उसको लेकर के आते हैं और उसका दंगल करवाते हैं टेलीविज़न स्टूडियो में। आपको ये किसने बुलाया कि बहुत सारे ऐसे इनलाइटेंड मौलवी हैं, मौलाना हैं, जो राष्ट्रवाद में बिलीव करते हैं, हिंदुस्तान में बिलीव करते हैं, आपको किसने बोला कि आप उनको ना लेकर के आइए और उनको रोल मॉडल ना बनाइए। लेकिन आप ऐसे ऐसे जाहिल लोगों को लेकर के आएंगे जिससे आपको लगता है कि टीआरपी बढ़ेगी, लड़ाई होगा, मैं ये बोतल उठा के आपके सर पे मारूंगा, वहाँ से डॉक्टर साहब मेरे सर पे कुछ मारेंगे, वो फिर तिलक तो बहुत डिसेंट आदमी है, ये भी कर्नल साहब है, ये भी पता नहीं ठोकाई वोकाई ना कर दे, लेकिन मैं और डॉक्टर साहब की बात कर लेते, ये मेरे को माइक मारेंगे। तो हम ये तमाशा करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड a certain stereotype, number one, which has a very negative impact as far as
कम्युनल रिलेशंस आर कंसर्न। दूसरी चीज़ हमने क्या की है कि हम अपार्ट फ्रॉम गेटिंग दिस लॉट वी हैव नॉट बीन एबल टू कैप्चर द नैरेटिव। उससे मेरा मतलब ये है कि देखिए, अगर जैसे जो नॉन मुस्लिम समाज है भारत में, अगर उसकी एक सोशल कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, उसका जो तरीका है सोचने का वो बदल रहा है, वो एक नए इडियम में बात करता है। आप जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका भी जो यंगस्टर है वो भी एक नए इडियम में बात कर रहा है। आप उसको बेशक इस्लाम का जो आप ये देखिए, जितने मौलवी जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जिस इडियम में वो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, वो एक बड़ा मॉडर्निस्टिक इडियम है। जाकिर नाइक को देख लें आप, ठीक है? हाउ इज़ ही एबल टू कनेक्ट? क्योंकि वो जो एनालॉजीज़ यूज़ कर रहा है, वो जो फ्रेजेज़ यूज़ कर रहा है, ही इज़ कनेक्टिंग विद a very modern kind of a mindset, राइट? और वो इस्लाम का जो दकियानूसी पहलू है उसको मॉडर्निस्टिक उसमें रैप करके आपको पेश कर रहा है और लोग उसको खा रहे हैं मज़े में। आप जो हैं, आप यू कैन डू द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, बट यू हैव नो नॉलेज ऑफ हाउ टू डू इट। तो आप क्या करते हैं, अब मेरी कुछ बहुत सीनियर मौलानाओं से बात हुई कि भाई देखिए, एक नई जनरेशन, और ये जब आईसिस का बहुत रुझान होना शुरू हुआ था, मैं बोला देखिए, आपको भी मॉडर्नाइज करना है, आपको भी एंगेज करना है लोगों को उनके इडियम में। मुझे पता है क्या बोला गया? बोले नहीं नहीं, हम भी कर रहे हैं। मैं बोला आप कैसे कर रहे हैं? बोले हमने वो अपने मदरसे में कंप्यूटर लगा लिया। यार, कंप्यूटर लगा लिया इज नॉट इनफ, दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इट्स अ लॉट मोर। एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस का खेल होता है और वो आपको करना। और इंसिडेंटली पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, और तिलक साहब विल एग्री विद मी, पाकिस्तानियों ने एक पूरी फौज खड़ी की इंटरनेट पे ट्रोल्स की और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की। हुआ ये कि इमरान खान ने उस फौज को उनसे छीन लिया और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ टर्न कर दिया। तो दैट इज़ द गुड थिंग विच हैज़ हैपन। जो पाकिस्तान का जो ट्रोल कोर बनाया था वो उन्हीं के ऊपर फायरिंग कर रहा है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। बट लुक, दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, एंड ये सिर्फ इस्लाम के बारे में ही नहीं है, दिस इज़ ऑन अ रेंज ऑफ अदर इश्यूज। हम कैसे एंगेज करें, हमारे स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस कैसे हों। आप 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी का इडियम आज की डेट में अगर यूज़ करेंगे, या वो जो भाषा यूज़ करेंगे, वो जो मॉडर्न जनरेशन है उसको भाती नहीं है, बिकॉज उसका कोई कनेक्ट नहीं है उसके साथ। तो आपको वही पुरानी चीज़ एक नए इडियम में लेकर के आया। अभी जैसे एक एक यंगस्टर है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हाफ मिनट में, एक यंगस्टर है, वो सडनली रिलीजियस लिरिक्स को रैप म्यूजिक में रैप करके देता है। अब जो बड़े ट्रेडिशनल टाइप के लोग हैं, वो जो आप हिंदू धर्म का निरादर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं कहता हूँ यार कि अगर आप जो ये शिव तांडव वो श्रुतम है, अगर आप उसको रैप में डाल देते हैं, है तो वो वही चीज़ यार। भाई, जो पुराना म्यूजिक जिसमें उसको आपने काउच किया हुआ था, उसकी क्या सैंक्टिटी है? आप जो नई नॉइजेज हैं या जो नया जो साउंड्स हैं, आप अगर उसको उसमें ट्रांसलेट करते हैं और आप अपनी नई जनरेशन को उससे अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? लेकिन अगर आप वही करना चाहते हैं कि जी 1000 एडी में हमने ये वो किया था, हम उसी पे चलेंगे, तो फिर आप, ठीक है, इफ यू वांट टू गो बैक इन टाइम, यू आर फ्री टू गो बैक इन टाइम। द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर यू, वर्ल्ड विल कीप मार्चिंग अहेड, और आपकी जो यंग जनरेशन है आपसे कटती रहेगी। यही चीज़ इस्लाम में भी लागू होती है, यही चीज़ आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जो पब्लिक मैसेजिंग है, पब्लिक आउटरीच है, ये उसमें अप्लाई होती है, आपकी डिप्लोमेसी में अप्लाई होती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति ने एक आईएएस का एग्ज़ाम आज से 30 साल पहले पास किया, और उस आईएएस अफसर को दुनिया भर की अकल है, और उसको पता है कि आज अगर वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट चला रहा है, तो कल वो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस कर रहा है, और परसों वो एक्सपर्ट बन गया है अर्बन प्लानिंग में, और चौथे दिन वो बन गया है डिफेंस एक्सपर्ट। अगर ये आपका तरीका है देश को मैनेज करने का, तो फिर भगवान भरोसे हैं हम, अभी तक चलते जा रहे हैं, थोड़ी देर और चल जाएगी। No bureaucrat was hurt after this statement. ये स्टैचू दिस वाज डायरेक्टेड एट माय फ्रेंड संजय दीक्षित। अजय जी, जो ट्रोल कोर है वो तो फिर खड़ी हो जाएगी। आबादी में या उसके प्रोडक्शन में तो कोई कमी नहीं है। इस पूरे रीजन में जो सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पाकिस्तान की है।
तो नए लोग आ जाएंगे, नई हायरिंग हो जाएगी, नए ट्रोल्स आ जाएंगे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लेके हमारा, जैसे हमने देखा बालाकोट हुआ, बालाकोट के बाद आपने एक मतलब आपको अपना नैरेटिव पुश करना था, आपने मैसेजिंग तो कर दी, बट ग्लोबली जो नैरेटिव चला वो नैरेटिव किसका चला? आप अपना नैरेटिव कितना बेच पाए मार्केट में? कर्नल साहब, जस्ट एक चीज मैं बोलूं, देखिए, जस्ट लुक हाउ वी मैनेज द बालाकोट फॉलो। आप क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल्स आपके ऊपर फायर की, ठीक है, अमेरिकन मिसाइल्स थी। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और कैसे करते हैं? आप मिसाइल के टुकड़े लेके आते हैं, ओपन एयर में आपके एयर मार्शल लेवल के अफसर उठा उठा के दिखा रहे हैं कि ये देखिए जी। इज दिस द वे यू हैंडल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस? तो यही मेरा सवाल था कि यस, सो आप, एक तो वो हुआ, उसके बाद ग्लोबली भी हम देखें, चाहे वो जितना वेस्टर्न मीडिया हो या जो लीडिंग आउटलेट्स है दुनिया भर के, इवन आपके जो एलाइज जिनको आप मानते हो अपने, वो तो सबसे ज़्यादा आपके पीछे पड़े हुए थे। वहाँ की मीडिया सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन कर रही थी, चाहे वो इवन रशियन मीडिया हो या अमेरिकन मीडिया हो, कोई भी मीडिया उठा लीजिए, आप अपना नैरेटिव कहीं नहीं बेच पाए, जबकि आप जेन्युइन थे, आप सही थे। हम तो वही मानेंगे जो हमारी सरकार हमसे कहती है, ठीक है? तो अगर हम सही थे तो हमारा नैरेटिव क्यों नहीं चला? तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए को लेकर के हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या हमारी जो स्ट्रेटजी है, हाउ डू यू सी इट, हाउ इफेक्टिव इट इज एंड व्हाट नीड्स टू बी डन? देखिए, हमें तो पहले ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जो थ्रेट जो है ये हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर है, और इसको टैकल करने के लिए हमें होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए। आप जैसे यूट्यूबर लगे हुए हैं, कोई लिख रहा है, ये ना ओआरएफ चला रखी है, वेरी गुड, बट जो लैक मैं नौकरी कर ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो जब होल ऑफ नेशन अप्रोच की बात करते हो तो उसके स्टेट के एलिमेंट, प्राइवेट एंटिटीज़, फ्रीलांसर्स, सबको एक जो डायरेक्शन पे चलना होता है वो हम नहीं चल पाते, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, देयर इज़ नथिंग। जैसे सर ने बोला, जब हमने कश्मीर में, आई हैड 4 टेनर्स, एक टेनर में मैंने वर्दी नहीं पहनी, तो आई जस्ट लीव इट। उस टाइम देवबंदी सहारनपुर से उठ के मस्जिदों में आने लगे कश्मीर में। हमारे सामने टूटे फूटे घरों के गांव में यू हैड अ शाइनिंग मॉस्क कमिंग अप, 2 लाख के करीब मॉस्क हमारे सामने आई। अब देखो, उसको देखने वाले हम भी थे, इंटेलिजेंस एजेंसी भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, तो किसी लेवल पे बात हुई। तो एक छोटी सी सोल्यूशन आई कि भाई मस्जिद बनना इज़ ऑल राइट, वो अब चलो बन गई। आप सिर्फ ये कीजिए कि जो सहारनपुर से देवबंदी उठ के यहाँ प्रीच कर रहे हैं, जो कि आउटसाइडर्स हैं, इन पे शिकंजा थोड़ा सा करो, बिकॉज एज लॉन्ग एज अ कश्मीरी प्रीचर इज प्रीचिंग, अब कश्मीरी प्रीचर के ऊपर एक बैगेज है, उसके पीछे उसकी रूट्स हैं, फैमिलीज हैं, इट्स इजी टू नो। एक फ्रीडम फाइटर से बाहर से आ गया जिहादी, और उसने पूरे पूरे बेल्ट को ही फ्राइडे सरमन्स में कर दिया, तो हम इस मल्टीपल एजेंसी से जब बात जाती रही, वो ऊपर जाके कहाँ गायब होती रही, वी डोंट नो। सो प्रॉब्लम विद अस इज़ कि हमारे पास वेयर विदॉल भी है, मीन्स भी हैं, मोटिवेशन भी हैं, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। हमने आज तक कश्मीर के टेररिज्म को इस्लामिक टेररिज्म बोलने से शर्म आती है। आपने एक जो हम होल ऑफ नेशन अप्रोच की बात कर रहे हैं, चाहे वो आईटी में हो, किसी में हो, वो जो बिल्डिंग खड़ी करनी है उसकी फाउंडेशन में आपकी फाउंडेशन नींव ठीक होनी चाहिए। और कश्मीर में आपने किसी गवर्नमेंट को ये बोलते हुए देखा कि ये इस्लामिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है? वो उसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। और अगर आप यही चुन्नी ठन्नी और कबड्डी खेलते रहे नैरेटिव के साथ, तो फिर वो चाहे ट्रोल आर्मी हो ना हो, वाशिंगटन पोस्ट हो ना हो, हमारी राना यूब यहाँ जाके कुछ लिखेगी, अवार्ड लेगी, कसूर हमारा है। और ये जो बोल रहे हैं ना, ठीक है, आप पाकिस्तानियों को नहीं कंट्रोल कर सकते। जो इंडिया के अंदर, जैसे इन्होंने बोला, जो स्टूडियो पर गंद कर दे, क्या इनकी कोई वर्नेबिलिटीज़ नहीं है? इनके ऊपर फाइल नहीं खुल सकती? वैसे तो हम आईबी वाले हर चीज़ के ऊपर फाइल खोलते हैं, सर हमसे रहे, सर को पता है। तो पूंछ मरोड़ी जा सकती है, लेकिन फिर वो सर का पॉइंट आता है कि एक मुस्लिम वीटो है हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हमारी पॉलिसी के अंदर एक मुस्लिम वीटो है। जब जैसे ही आप उस मरोड़ने की बात करते हो, तो उसको फिर एक फिर सॉकॉइसिस क्रिएट करके कि नहीं नहीं, ये करने से ये हो जाएगा। तो वही जैसे सर ने बोला, चल रहा तो चलता रहेगा। आई हैव नो आंसर्स, बट आई डू सी पॉसिबिलिटी कि अगर कोई जागे, सच को सच बोले, और जो लिखा हुआ दीवार के ऊपर उसको पढ़े, तो सोल्यूशन सामने नज़र आती है। हमने आंखें बंद कर रखी हैं, टू बी ऑनेस्ट। उसमें पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, उसमें डेमोग्राफी जो भी है। तो आज ये आप आईटी की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर कम से कम 200 पाकिस्तान हैं, छोटे, वो हम उन वॉल्कनों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हर लेवल पे, नॉट ओनली आईटी, हमें पॉपुलेशन को मैनेज कैसे करना है। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फज हो रहे हैं हमारे पॉपुलेशन डेटा,
और मुस्लिम पॉपुलेशन 14-15% के बजाय शायद 10-12% है, लेकिन जो इम्पोर्ट होकर बांग्लादेश से आ रहा है, तो इतने लेवल हैं काम करने के लिए और उनको उस लेवल पे जो कोहिजन की ज़रूरत है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग। उसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, और एंड ऑफ द डे ये होगा कि फिर वो जब स्ट्रीट पे बात आती है, चाहे वो कन्हैया लाल पे आती है या हमारे जैसों पे ऊपर आएगी, तो खुद करो खुद मरो, बट दैट इज़ नॉट द सिचुएशन विच अ कंट्री शुड एवर लुक फॉर, कि आप ब्लड ऑन द स्ट्रीट इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट मैं जिस स्टेट से आता हूँ और मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मुझे पता है कि मेरे एंट्री दरवाजे के पीछे 2 राइफल्स हैं, बिकॉज मेरे पास और कोई बचने का इशारा नहीं है। मेरा जो घर है वो एलसी से 6 किलोमीटर दूर है। आई लिव देयर, एंड कितना लड़ लेंगे हम लोग, कितना लड़ लेंगे। तो स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये अकाउंटेबिलिटी हम कहाँ करते हैं? हमारे इलेक्शन आते हैं तो हम राशन पे, सब्सिडी पे गवर्नमेंट चुन लेते हैं, फ्री बिजली के ऊपर हमने नमूने चुन रखे हैं। तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट्स उठ के वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगी और ऐसे करेंगी कि और 5 साल के बाद वो गिर जाएगी और दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी। आज हमारे देश के अंदर ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि उन तत्वों को ओपनली सपोर्ट कर रही हैं जो एंटी नेशनल हैं। पंजाब एग्जाम्पल है। सर ने जो बोला, क्यों बोला कि इफ दिस इज द थिंग, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? आई हैव नो सॉल्यूशन। यू हैव बेटर माइंड्स अराउंड सिटिंग अराउंड, प्रॉब्ली दे हैव द सॉल्यूशन। इट्स अ डिसमल सिचुएशन, और हमें इसके बारे में बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा। सोचेगा कौन? दैट इज द इशू, दैट इज द इशू। अच्छा जी, वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, सो एक शॉर्ट में आपसे एक सवाल मुझे पूछना है कि जैसे इन्होंने बताया कि सहारनपुर से उठ करके जो है वो मौलवी कश्मीर की मस्जिदों में आए और उन्होंने बैठ के वहाँ खुतबे देने शुरू किए, और जो जिहाद चला, आज भी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिस समय आर्टिकल 370 हटा, उस दिन मैं कश्मीर वैली में था, और वहाँ पे रैनावाड़ी श्रीनगर में एक मस्जिद थी, और वहाँ पे बैठ करके हर साल, उसी दिन मैं वहाँ जाता था, हर साल मैंने देखा कि वो खुतबे में वो इंडियन स्टेट को गालियाँ देना, लाउड स्पीकर लगा के 15 कोर के पीछे लाउड स्पीकर लगा करके बदामी बाग कैंट के पीछे जो है वो इंडियन स्टेट को गालियाँ देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ देते हैं, जिहाद की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या हमारी स्टेट की ये जो पॉलिसी है कि नहीं, जो आपने मुस्लिम वीटो की बात की कि भाई ये कुछ भी कर लें, अगर ये उस तरह उसका 1/10 भी अगर मैं कर लूँ या सुशांत सरीन कर लें, तो हमारे खिलाफ तो इतनी FIR हो जाएंगी कि मतलब हमें शायद सूरज देखने को ना मिले। बट वो कर सकते हैं, इंडियन आर्मी के 15 कोर के हेडक्वार्टर के पिछवाड़े में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम माइंडसेट की प्रॉब्लम है या स्पाइन की प्रॉब्लम है हमारी स्टेट की? किस चीज़ की प्रॉब्लम है? उसका सोल्यूशन क्या है? इन वेरी शॉर्ट, थैंक यू। मुझे कहते हैं कि भाई शायद आप बड़े रेडिकल बात कहते हो। 47 से ही मैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट देखता हूँ, और मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है, इंडियन स्टेट बाय इट्स वेरी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द नेशन ऑफ इंडिया। और जो वो स्ट्रक्चर जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट में आता है, जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट मैकेनिज्म है मुस्लिम वीटो का। ये कैसे पॉसिबल है कि पूरे दुनिया के एक्सपर्ट्स, इस्लामिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पान इस्लामिज्म का एक मेजर आइडियोलॉजिकल जो उसका जो बेस है वो देवबंदी थॉट है, और देवबंदी सेमिनरीज इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। यहाँ के मुस्लिम स्कॉलर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, लीडर्स ने इस बात को भी शनाख्त किया है कि देवबंदी स्कूल्स में से या देवबंदी बिल्कुल जहाँ पे सेंटर में से किस तरीके की एजुकेशन वहाँ की किताबों के माध्यम से, वहाँ की पब्लिकेशन के माध्यम से होती है। सिर्फ इतना, देवबंदी डायरेक्टली मिलिटेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो देवबंदी मूवमेंट का है उसको नरिश करते जाएंगे। ये कितनी विषम परिस्थिति है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सोल्यूशन है इस बात के बारे में अपने आप को चेताना। भाई इंडियन स्टेट की अगर एलिनेशन है या अगर इंडियन स्टेट का सबवर्शन है कि ये हिंदू सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी और हिंदू सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी एज बेसिस ऑफ इंडियन नेशन, इसको डिनाई करता है, जब तक ये बात रहेगी तब तक आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आप फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ करेंगे, हाँ जी अब यहाँ पे हुआ वहाँ पे हुआ। देखिए अभी उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की पुरानी गवर्नमेंट में महबूबा मुफ्ती के टाइम पे भी यहाँ पे एक लीडिंग कश्मीर में अल्लाह वाले मूवमेंट आ गए। वो हर एक जगह पे जाके बोलते थे कि यहाँ पे हम 2 करोड़ मस्जिद के लिए देंगे, डिक्लेयर करते थे। उनके प्रोग्राम्स का जो पूरा वहाँ पे अरेंजमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती थी,
और बाद में क्या होता था कि पूरी कश्मीर में, जैसे अजय जी ने भी कहा यहाँ पे, एक प्लेथरा ऑफ मॉस्क्स बना। अभी तक इतनी एंटी मिलिटेंसी एक्टिविटी हुई है, आर्मी ने की है, लोकल पुलिस फोर्स ने की है, हमने एनालाइज ही नहीं किया कि ये पैसा कहाँ से आया, इनको कौन पैसा देता है, ये कौन बनवाता है, और स्टेट गवर्नमेंट में इस सारी प्रोसेस में अपने आप को इनके डिस्पोजल पे क्यों रखा। सो देयर इज अ प्रोसेस, एंड प्रोसेस इज हाउ द स्टेट अलाउज इंटरनल सबवर्शन एज ए नॉर्मल एक्टिविटी। जब तक ये चलेगा तब तक हम खेलते रहेंगे इस गेम में, फंसते भी रहेंगे और मरते भी रहेंगे। Thank you, sir. Your concluding remarks and also a follow-up question कि ये जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो इंडियन स्टेट की प्रॉब्लम है, कि हम आंखें बंद कर लेते हैं चीज़ों को एड्रेस करने के बजाय, हम उनको इग्नोर करते हैं, हम ये वेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाए, हम इसको मैनेज कर ले, सॉल्व नहीं करना, हम इसको बस मैनेज करके हम उसको निकल जाएं। सर ये मतलब ये ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, यू कैन टेल अस बेटर, या ये हमारी स्टेट का एक फंडामेंटल फ्लॉ है? एक ब्यूरोक्रेसी में देयर इज अ एक्रोनिम कॉल्ड वॉर, विजडम आफ्टर रिटायरमेंट। अब जितने भी मेरे जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो रिटायरमेंट के बाद उनको विजडम आती है। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, एंड लेट मी एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑल्सो, कि हमने बहुत बातें की, इंडियन स्टेट डेफिशिएंसीज, ट्रोल्स, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, but the positive thing is, one positive and one negative. Positive thing is कि मैं ऑलमोस्ट 20-25 साल से पाकिस्तान को स्टडी कर रहा हूँ। जितनी फ्रेजिलिटी पाकिस्तान में है इन एवरी स्फीयर, 20 साल में इतनी डिटीरियोरेट हुई है दैट एक धक्का और मारो, इट इज लिटरली कम टू दैट पास। अ पॉइंट ये है कि all of us, I would say not only the state, not only the government, but all of us have to put our heads together कि ये धक्का कहाँ से मारना है, और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी है कि हमारा भी कुछ इसमें दायित्व बनता है। दूसरी चीज़, इंडिया में कोई ओवर 1 बिलियन पाकिस्तान एक्सपर्ट्स हैं, बट अफसोस की बात यह है एक पाकिस्तान स्टडी सेंटर नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी थिंक टैंक में। कोई जापानीज स्टडी कर रहा है, कोई कोरियन स्टडीज़ कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। अरे भाई, जिस पे आपका ब्रेड एंड बटर डिपेंड करता है वही प्रोग्राम आपने बंद कर दिए। सो आज की डेट में कोई अगर बच्चा पीएचडी करना चाहता है पाकिस्तान स्टडीज़ में, उसकी कोई नौकरी नहीं मिलेगी उसको। दिस इज़ अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कि जब हमारा जो इमीडिएट दुश्मन है, बड़ा दुश्मन तो बड़ा भाई तो चाइना है ही है, पर जो इमीडिएट दुश्मन है उसको हम, उसके जो इंटरनल डेवलपमेंट्स हैं उसको हम स्टडी नहीं कर रहे। थैंक यू। हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फॉर कर्नल रैना, आपके लिए एक सवाल है। सिंस द पाकिस्तानी पंजाबीज लुक सिमिलर, दे माइट वांट टू कम टू इंडिया फॉर आवर इकोनॉमिक एडवांटेजेस, वुड यू एग्री? रेनू जामवाल जी का सवाल है। शक्ल मिलती है, अक्ल थोड़ी डिफरेंट है, बट देयर इज अ बैरियर, अनलाइक JNK, इट्स इजी टू पेनिट्रेट एंड गेट थ्रू नालाज। अभी वो भी बंद हो रहा है, कोशिश करेंगे, यू कांट रूल आउट। क्या हम उनको आने देंगे, उसमें फिर वो अजय चुरंगी सर की बात आती है कि हमारी पॉलिसी क्या है। जहाँ तक मुझे पता है कि देयर इज़ अ प्लान, पॉसिबली उनको कहीं रोका जाएगा और इंटरनेशनल प्रॉब्लम बनेगी। उनको खाना खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो फिर डूबेंगे। सो दे विल ट्राई ऑफ कोर्स, बट आई होप इन हेल्प कि आएंगे नहीं। सर, अगला सवाल आपके लिए है। इफ़ पाकिस्तान इम्प्लोड्स या ब्रेक्स अप, उसके इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर, और जो बॉर्डर डेमोग्राफी है वो तो ऑलरेडी दे आर सेइंग कि वो ऑलरेडी चेंज हो रही है बहुत ड्रास्टिकली। सो व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट इट? और ये जो इनफ्लो आएगा ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, हैव वी लाइक डू वी हैव अ प्लान A, B, C और नॉट? जी, एक चीज़ जो हुई है, ऐसे सुशांत ने कहा था कि 90s में पीपल वुड लाफ इट ऑफ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आज भारत सरकार में एंड अमंग थिंक टैंक्स एंड अदर पीपल, दे रियलाइज दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी। ये हो सकता है। दिस इज नॉट दैट समथिंग विच इज़ अ फ्यूचरिस्टिक थिंग या इमेजिनेशन नहीं है, ये एक्चुअली हो सकता है। तो किसी भी मसले का जो हल है ना, पहली बात आती है कि अंडरस्टैंडिंग पे, कुछ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन इज देयर। आई रिटायर 10 years ago, so I can't be held responsible कि प्लानिंग आगे क्या है। आई एम श्योर जो इंटरेस्टेड पीपल हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं, वो इसके बारे में प्लान A, B and C भी बना रहे होंगे। बट फर्स्ट थिंग इज
an important thing कि there is now understanding and realization that if Pakistan implodes, सारा मलबा हिंदुस्तान पे आएगा. सुशांत जी आपके लिए सवाल है, इज इट पॉसिबल टू यूनिलैटरली एब्रोगेट इंडस वाटर ट्रीटी एज पर वियना कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ ट्रीटीज आर्टिकल 52 on the basis of fundamental changes in ground circumstances? Also, will we be able to use extra water given limited number of dams and RORs? My own view is no and no. One, देखिए, you can no treaty is forever in perpetuity. Even if it's written in the treaty that it's for perpetuity, no treaty is for perpetuity. ये डिपेंड करता है कि आप में दम कितना है. और पठान अक्सर बोलते हैं कि दम नहीं था तो पंगा क्यों लिया. तो अगर दम नहीं है तो पंगा मत लो, और दम है तो फिर पंगा ले लो, बिकॉज उसमें there will be problems. There will be problems because Indus Waters Treaty has been underwritten by or guaranteed in a manner of speaking by the World Bank, which also means that you will have to go against Western countries, which also means that you will be taken to arbitration court, which also means that there will be a lot of pushback against us if we are going to abrogate the treaty. और उसके implications होंगे. अगर करना है तो नी जर्क रिएक्शन मत करो, उसके सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर इफेक्ट्स जो होंगे उसको वर्कआउट करके कर लो. लेकिन अगर आपने कर भी लिया उसके बाद क्या करोगे? द पॉइंट इज दैट जस्ट एब्रोगेटिंग द इंडस वाटर्स ट्रीटी टू फिंगर द पाकिस्तानीज इज ऑल वेरी वेल, लेकिन अल्टीमेटली पानी तो वहाँ पर बहते रहेगा अगर आप पानी को कंपाउंड नहीं करोगे. पानी को आप कहाँ तक कंपाउंड कर सकते हो? आप क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आप बहुत पॉन्डेज बना सकते हो? आप जो थोड़ी बहुत बना सकते हो, बिकॉज आप पानी को से अगर आपने एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बनाया, उसका करना क्या है? उसकी कहाँ इरिगेशन चैनल्स कहाँ बनेंगे उस टेरेन में? देयर आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस अबाउट दैट एंड नोबडी हैज़ गिवन एनी आंसर्स टू दैट एज येट. जहाँ पर आप बना सकते हो, जो एक हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं वो ये है कि जहाँ जहाँ पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स का पोटेंशियल है उसमें हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं और वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं. और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन लगभग 2 दर्जन के करीब प्रोजेक्ट्स या तो बन रहे हैं या प्लानिंग स्टेज पे हैं. और वो सब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हैं. उसमें आप पानी रोकेंगे नहीं, कुछ हद तक रोकेंगे, बट यू हैव टू रिलीज द वाटर. सो दे डोंट जो लेटर एंड स्पिरिट है ऑफ इंडस वाटर्स ट्रीटी उसको इफेक्ट नहीं करता. लेकिन आपके पास एक ज़रूर छोटा सा लेवरेज हो जाता है कि आप पानी को कब रोकते हैं और कब छोड़ते हैं, उसको आप एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं. लेकिन उसमें भी एक झगड़ा पड़ा हुआ है जो अभी इज़ बीइंग डिस्कस्ड राइट नाउ कि उसका डिज़ाइन क्या होगा. और वहाँ पर एक झगड़ा है, हम कहाँ तक उसको फॉलो करेंगे, वील हैव टू वेट एंड सी. बट विदाउट जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बिना इंडस वाटर्स ट्रीटी को एब्रोगेट करने का कोई मतलब मेरे को लगता नहीं है कि बनता है. तलब साहब, एक सवाल है कि कश्मीरियों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए हम और सैनिक स्कूल नहीं खोल सकते हैं वहाँ? एक टाइम था, मैंने 2 सजेशंस दी थी और उसमें से एक चली, वो था माँ प्रोजेक्ट. जब हम लोग वैली में अर्ली 90s में थे तो मेल डोमिनेटेड आर्मी थी, तो लेडीज़ को रीच आउट करना बड़ा मुश्किल था. फिर एक टाइम आया जब लेडी ऑफिसर्स आई और फिर किसी लेवल पे मैंने ये सजेशन दी उनको कि अगर आप माँ को ट्रैप करोगे, एक फैमिली की अगर माँ पकड़ी जाती है अपने काबू में, तो वो जो 5, 6, 7 बच्चे हैं उन पे आपका एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आएगा. दैट हैपन्ड. और दूसरा सजेशन ये था कि वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल है हर डिस्ट्रिक्ट में. प्रॉब्लम क्या है कि आप बच्चे को वहाँ पढ़ाते हो, जनगण मन सब करवाते हो, शाम को घर जाता है और फिर वही बातें सुनता है, वही करके वो ऐसे वैसे जिहादी बन के वापस आता है. और कई इंसिडेंट हुए हैं जहाँ कि APS के अंदर बच्चों ने बदतमीज़ी की. सो माई सजेशन वाज कि ऑल APS शुड बी बैक्ड अप विद बिग हॉस्टल्स और बच्चों को साल में से 11 महीने घर से दूर रखो. जब छुट्टियाँ आती हैं तो उनको भारत भ्रमण के लिए भेज दो. बिकॉज ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है. इसको आप सड़क बना के 4 लेन हाईवे बना के नहीं लड़ सकते, क्योंकि 4 लेन तो इशू ही नहीं है वहाँ पे. इशू ये है तो समा वो कुछ चला, फिर कुछ किसी ब्यूरोक्रेट ने बोला पैसे बहुत लग जाएंगे, तो उससे अच्छा कि फौजी मरते रहें, सड़कें बनती रहें. अदरवाइज it was a way. Can I ask you a question? There is one data point
कि जितने भी बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल या आर्मी गुडविल स्कूल से पढ़े हैं, उनमें से अभी तक एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि कोई टेररिज्म में इन्वॉल्व हुआ. इज़ दैट नॉट अ फैक्ट? इट्स अ फैक्ट, मोस्ट ऑफ इट इज़ फैक्ट, एंड दैट्स अ रीज़न आई सेड 20 साल लगेंगे, लेकिन अगर बच्चों को आइसोलेट करके उनको अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी दी, अपनी पॉपुलेशन से अलग कर दी. सी, टेररिज्म में एक बड़ा फंडा, सिंपल फंडा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट जोन को पहले आइसोलेट करो, फिर उसको छोटा करो, और कॉन्फ्लिक्ट के जोन के अंदर भी आप वो पॉकेट्स क्रिएट करो, जैसे इन्होंने हमारे अंदर पाकिस्तान क्रिएट की हैं. हमें एक नेशनलिस्टिक पॉकेट्स करनी है. अब वो छोड़िए, अभी टट्टू ग्राउंड है श्रीनगर में, जो आर्मी से महाराजा हरि सिंह के टाइम पे था. तो गवर्नमेंट ने अभी कहा जी हम यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो आर्मी ने गुडविल में दे दिया विद अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे एक पार्ट छोड़ा जाएगा आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें ऑफिसर जेसीओ और विडोज़ को घर, वी हैव टू बाई इट, इट्स नॉट फ्री. जैसे वो हैंड ओवर हुआ, कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि ऐसा कि आप जगह कहीं और देख लो, एंड दे एक्सेप्टेड इट. सो ये पॉकेट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी. और एपीएस जो आर्मी स्कूल है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वो है, आइडिया दिया था, चला भी था, उसके बाद वो कहाँ जाके शूट डाउन हो गया, आई हैव नो आइडिया. सर एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि डू वी सी इंडिया चाइना ऑन द कॉमन ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ लाइक एज एन एनिमी, कि जो दोनों थ्रेट्स हैं, द चाइना थ्रेट एंड पाकिस्तान थ्रेट, क्या हम उनको सेम पैरामीटर्स पे जज करते हैं, और द स्टेट जजेस बोथ प्रॉब्लम्स एज डिफरेंट एंड विद डिफरेंट डायनामिक्स? Both the problems are different. China की अपनी dynamics है, पाकिस्तान की अपनी dynamics है. But the third angle is that there is collusivity between Pakistan and China that India has to factor in. As it is, you see this in many respects. अब जिस तरह की equipment which is coming to China, common equipment, instead of fiber optics, the kind of planning which they are doing, the development of Gwadar port, ये सब collusivity जो है ना पाकिस्तान और चाइना की, तो 3 dimensional हो जाता है. Pakistan is a problem for a different aspect, China is a different kind of problem, but the combination of Pakistan and China is a multiplication of the threat that we face from these two separately. थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग एंड शोइंग अप. आप सारी ऑडियंस, आप अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा लें, ठीक है. थैंक यू फॉर शोइंग इन सच ग्रेट नंबर्स. अगला सेशन 1 बजे होगा, एंड आई गेस समबडी हु आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, सर उनको ये बुक नहीं, ये आप इससे रिस्पॉन्ड किए, उसको भी करनी चाहिए. सो प्लीज कलेक्ट द बुक फ्रॉम हियर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू एवरीबडी. यू ऑल.